वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हुई हूँ है अधिगम के सिद्धांत। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैंने बात की थी अधिगम के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। आज इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण और मुख्यतः जिन अधिगम के सिद्धांतों की हम बात करेंगे वह है पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और स्किनर का सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अधिगम के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर अधिगम के जिस स्वरूप की व्याख्या की है उन्हें हम अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवादियों का विशेष योगदान रहा है। अधिगम के मूल तत्व तथा प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया की अहम भूमिका होती है। अधिगम की प्रक्रिया अनुभवों तथा क्रियाओं से होती है। अनुभवों तथा क्रियाओं से व्यवहार में परिवर्तन आता है तथा सुधार होता है। अनुक्रियाएं उद्दीपनों पर निर्भर करती हैं। उद्दीपन स्वतंत्र चर का कार्य करते हैं और अनुक्रिया आश्रित चर का कार्य करती हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में एक इंटरवेनिंग वेरिएबल हस्तक्षेपी चर होते हैं जो कि इन स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे चर होते हैं प्राणी की आवश्यकता, प्राणी की मानसिक प्रवृत्ति और अहम की भागीदारी। इस चार्ट के आधार पर हम देखते हैं कि अधिगम सिद्धांतों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत। इस प्रकार के अधिगम सिद्धांतों को पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी ने दिया। ये मनोवैज्ञानिक उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध की व्याख्या यांत्रिक ढंग से करते हैं। इन्होंने हस्तक्षेपी चरों का उल्लेख नहीं किया है। सेकंड है पुनर्बलन का अधिगम सिद्धांत। इस अधिगम सिद्धांत को हल ने दिया और यह उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों में प्राणी की आवश्यकता को महत्व देते हैं जिसे हम हस्तक्षेपी चर कहते हैं। सूझ का अधिगम सिद्धांत। इस अधिगम सिद्धांत को कोहलर ने दिया। इन्होंने आवश्यकता की व्याख्या में मानसिक प्रवृत्ति या व्यवस्था को महत्व दिया है। अहम का अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को शेरिफ एंड कैंट्रिल ने दिया। यह उच्च स्तरीय अधिगम सिद्धांत कहलाता है। इसे आनंद तथा अहम की तुष्टि के लिए किया जाता है। अधिगम के सिद्धांतों के इन वर्गीकरण की हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत, SR थ्योरीज ऑफ लर्निंग। SR थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे पावलव ने दिया था। दूसरा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे स्किनर ने दिया था। तीसरा प्रयास व भूल का सिद्धांत जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। और चौथा पुनर्बलन का सिद्धांत जिसे क्लार्क हल ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके प्रतिपादक IP पावलव हैं। 1904 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये रूसी शरीर शास्त्री थे। इनका जो पॉपुलर प्रयोग था वह कुत्ते पर किया गया था। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबद्धित अनुक्रिया सिद्धांत या बंध सिद्धांत। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलव ने कुत्ते की पाचन क्रिया के निरीक्षण के लिए प्रयोग किए। उन्होंने उसके गले को काटकर लार को बाहर निकालने के लिए एक नली को लगाया जिससे लार की मात्रा का मापन किया जा सके। उन्होंने देखा कि कुत्ता भोजन देखकर लार टपकाता है। इस प्रकार भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और लार स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध प्रकट होता है। उन्होंने
भोजन देने के साथ घंटी बजाने का क्रम भी रखा। घंटी बजाने के तुरंत बाद ही भोजन दिया था। यह क्रिया अनेक बार करने के बाद देखा गया कि बिना भोजन दिए केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ता लार गिराने लगता है। इस प्रकार घंटी स्वाभाविक उद्दीपन से लार स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध हो जाता है, जिसे अनुबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत हम इस सिद्धांत को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। भोजन जो कि स्वाभाविक उद्दीपन है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसके प्रति प्रयोज्य या कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लार गिराता है। अब इस स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक और जोड़ दिया जाए और उसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो कुत्ता उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी लार स्रावित करता है। तीसरे स्टेप में हम देखें कि केवल हम कृत्रिम उद्दीपक दें, कंडीशन स्टिमुलस दें, यानी घंटी को ही बजाएं, तो उसके प्रति भी प्रयोज्य स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। पावलोव के इस सिद्धांत के कुछ तत्व हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रेरक, मोटिव्स। उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है और उद्दीपन में अनुक्रिया उत्पन्न करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते को कई दिन तक भूखा रखने के बाद प्रयोग किया, जिससे कुत्ते ने खाने और घंटी को एक साथ जोड़ लिया और घंटी की आवाज से ही कुत्ता समझने लग गया कि अब खाना दिया जाएगा। यहाँ घंटी एक प्रेरक का कार्य करती है, जिस पर कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। सिद्धांत का दूसरा तत्व है स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जो कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए वह प्रभावी होना चाहिए। यदि वह उद्दीपक प्रभावी नहीं होगा तो उसमें अनुक्रिया करने की या प्रयोज्य को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में प्राणी, प्रयोज्य या वो कुत्ता उस पर ध्यान नहीं देगा। समय अंतराल कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अत्यधिक समय नहीं होना चाहिए। पावलोव के अनुसार कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। व्यवधान, जब यह एक्सपेरिमेंट किया जाए या इस माध्यम से सीखने की व्यवस्था किया जाए तो अन्य कोई बाधक उसके बीच या व्यवधान वहां पर नहीं होना चाहिए जो कि प्रयोज्य को उस ओर आकर्षित करते हों। उद्दीपन की पुनरावृत्ति, स्वाभाविक उद्दीपन और कृत्रिम उद्दीपन साथ साथ दिए जाएं, इसकी कुछ बार आवृत्ति की जानी चाहिए, उसको दोहराना चाहिए ताकि प्रयोज्य कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य संबंध स्थापित कर सके। पावलोव का सीखने का यह सिद्धांत शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के अंतर्गत बालकों में स्वभाव का निर्माण करने के लिए, अभिवृत्ति का विकास करने के लिए, उनको भाषा शिक्षण के लिए, मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा सकता है। सेकंड है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया था। इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1938 में किया था। स्किनर के पॉपुलर जो एक्सपेरिमेंट थे वह चूहों और कबूतरों पर थे। स्किनर के अनुसार व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, अनुक्रिया व्यवहार जिसे हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर भी कह सकते हैं और सक्रिय व्यवहार जिसे हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। स्किनर के अनुसार 2 प्रकार के व्यवहार, अनुक्रिया और सक्रिय व्यवहार में से सीखने का आधार सक्रिय व्यवहार होता है। उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वह इस प्रकार था। स्किनर ने
एक बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता है, स्वयं की आवाज होती है। उसकी आवाज को सुनकर चूहा आगे बढ़ता है, प्याले में खाना मिलता है। यह खाना चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। चूहा इसे इसलिए दबाता है, चूहा भूखे होने के कारण प्रेरित होता है और सक्रिय रहता है। स्किनर की थ्योरी के अंतर्गत मुख्य बात यह है कि सीखने के लिए प्रयोज्य को सक्रिय होना जरूरी है। स्किनर के सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रयोज्य को उद्दीपन दिया जाता है और उद्दीपन के प्रति प्रयोज्य अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन मिलता है। स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख बात जो है, स्किनर के सिद्धांत का आधार पुनर्बलन है। पुनर्बलन की व्याख्या करते हुए कहा गया है, सक्रिय अनुक्रिया में कोई घटना या उद्दीपन जो किसी प्रकार अनुक्रिया उत्पन्न करता है वह पुनर्बलन कहलाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को बहुत अधिक महत्व दिया है। वह यह कहते हैं कि यदि प्रयोज्य बालक या लर्नर सही व्यवहार करता है तो उसे अवश्य पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि पुनर्बलन की एक निश्चित योजना बनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। प्रयोज्य को पुनर्बलन देने के लिए एक फिक्स्ड रेशियो तैयार कर लेना चाहिए कि कितनी सही अनुक्रिया के बाद हम प्रयोज्य को पुनर्बलन देंगे। निश्चित अंतराल पुनर्बलन, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद प्रयोज्य को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तीसरा 100% पुनर्बलन, 100% रीइंफोर्समेंट, प्रत्येक सही अनुक्रिया के लिए प्रयोज्य को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसका आशय है कभी प्रयोज्य को पुनर्बलन दिया जाए और कभी प्रयोज्य को पुनर्बलन नहीं दिया जाए। स्किनर की थ्योरी का शिक्षा के अंतर्गत बहुत अधिक महत्व है। अधिगम को इसके माध्यम से स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। स्किनर के थ्योरी के ऊपर अभिक्रमित अनुदेशन जैसी शिक्षण युक्तियों का आविष्कार हुआ है। निदानात्मक शिक्षा के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। पावलव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी के अंतर्गत एक मुख्य अंतर हम देखते हैं कि स्किनर की थ्योरी के अंतर्गत प्रयोज्य को सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक बालक है जो स्कूल जाने के लिए आनाकानी करता है, कुछ न कुछ बहाने बनाए रखता है। पावलव की थ्योरी के अनुसार उस बच्चे को कुछ लालच देकर स्कूल भेजा जाता है। दूसरे दिन वापस से वह उसी व्यवहार को रिपीट करता है, वापस से उसे लालच दिया जाता है और फिर वह स्कूल दिया जाता है। स्किनर की थ्योरी में अंतर कुछ इस प्रकार से है। स्किनर के अनुसार प्रयोज्य को व्यवहार करने दीजिए, यदि आप उसके व्यवहार से संतुष्ट हैं तब उसे पुनर्बलन दीजिए। यह पुनर्बलन अगली अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करेगा। यानी स्किनर के अनुसार पहले बालक को स्कूल जाने दीजिए, यदि वह स्कूल जाता है, अपने सही व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तब उसको पुनर्बलन के रूप में कुछ पुरस्कार दिया जाए। ये पुरस्कार अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसके उद्दीपन का कार्य करेगा। ये थे पावलव और स्किनर की थ्योरी। इससे अगले वीडियो के अंतर्गत मैं इसके अगले सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच।